अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं कासिम खटक। आज के इवोल्यूशन के चैप्टर नंबर 24 फिफ्थ वीडियो के साथ हाजिर हूं। आपको मैं आज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में लामार्क की एक ही थ्योरी पर बहस करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, इंतहाई मुख्तसर वीडियो है। शार्ट में आपको बहुत ज़्यादा मवाद और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, तो शुरू करते हैं। मैंने इसको एक नए एंगल से एवोल्यूशन के चैप्टर को बहुत सारे हमारे टीचर ने, हमारे प्रोफेसर साहिबान ने इसको एक एंगल से स्टडी किया है। मैं आपको डियर स्टूडेंट एक नए एंगल से इसको आपके सामने ला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको अच्छा लगेगा। ये थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन किस एवोल्यूशन को कहते हैं? वो एवोल्यूशन, वो चेंज जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो जाए। द इवोल्यूशन या द मॉडिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पर एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरे, तीन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश हुई है। ये तो लाजमी तौर पर अंडरस्टूड है कि लास्ट जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा वैलिड होगी पहले दो के मुकाबले में। लेकिन फर्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो जिस साइंटिस्ट ने भी पेश किया है, यकीनन वो दाद के काबिल है, जिसको दुनिया पहले लामार्क के नाम से याद करते हैं। 1809 में उसने एक किताब लिखा। डियर स्टूडेंट, लामार्क का असल नाम क्या है? फ्रेंच ज़ूलॉजिस्ट था जॉन बीटेस्ट डी लामार्क। एक बात, उसने 1809 में एक किताब लिखा जिसका नाम था फिलासफिक ज़ूलॉजी की। ये पब्लिकेशन उसने इसमें एक थ्योरी पब्लिश किया था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर को लामार्किज्म कहते हैं, ठीक है ना। लामार्क ने जो काम किया है उसको लामार्किज्म कहते हैं। डियर स्टूडेंट, लामार्क की हिस्ट्री के बारे में यह है कि वो 1744 में पैदा हुए और 1829 में वो इस दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन जी, लामार्क सबसे पहले सोल्जर था, फिर इसके बाद बॉटनिस्ट बन गया, फिर इसके बाद प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इन पेरिस मुकर्रर हो गए। फ्रांस में प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी बन गए। अब फ्रांस में एक कलेक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट, इंचार्ज ऑफ इनवर्टिब्रेट कलेक्शन एंड नेचुरल म्यूजियम एट पेरिस में वो क्या थे? लामार्क। वहाँ पर उसने फिर वो अपना किताब जो 1809 में फिलासफी ऑफ ज़ूलॉजी है वो क्या है, ठीक है। लामार्क की थ्योरी अगरचे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है, ताहम इब्तिदा में जो भी काम हो वो जैसा भी हो उसको क्रेडिट देना चाहिए, ताकि हर एक चीज़ का इब्तिदा करना बहुत मुश्किल होता है। तो लामार्क को हम यही क्रेडिट देंगे कि उसने थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की पहली इब्तिदाई अर्लीस्ट थ्योरी पेश किया, जिसको तारीख लामार्किज्म के नाम से याद करते हैं। लामार्किज्म का दूसरा नाम लामार्क का काम है, या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर की थ्योरी भी आप इसको कह सकते हैं। 1809 में इसके अहम पॉइंट क्या है? इसका पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। डियर स्टूडेंट, ये बात अकॉर्डिंग टू लामार्क कि भाई इवोल्यूशन जब भी होगी, अब इवोल्यूशन का इससे पहले मैं वीडियो इस पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको इवोल्यूशन की कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ डियर आप उसको लाजमी तौर पर लेके देखे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी वो लिंक्स आपको मिलेंगे। कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के हवाले से बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। तो जी, अकॉर्डिंग टू लामार्क इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? पहला पास्चुलेस, पहला पॉइंट लामार्क थ्योरी का ये था कि इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू लामार्क, लामार्क कहता है कि इवोल्यूशन में जो बुनियादी किरदार है वो एनवायरनमेंट का है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है ना। अब अगर एनवायरनमेंट किसी वजह से कोई चेंज उसमें आ गया तो लाजमी तौर पर यही चेंज ऑर्गेनिज्म में, उस एनवायरनमेंट में रहने वाले जानवरों में भी होगा।
ये पॉइंट बहुत ज्यादा वैलिड है जहां तक न्यू डार्विनिज्म तक। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में 3 थ्योरी जिक्र की गई। न्यू डार्विनिज्म में भी यही पॉइंट है, लेकिन उसका एंगल दूसरा है। तो एक तो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट था, दूसरा यूज और डिसयूज ऑफ आर्गन। लामार्क के मुताबिक वो आर्गन जो कोई स्पीशी ड्यूरिंग लाइफ इस्तेमाल करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में इससे ज्यादा मजबूत होंगे और इससे ज्यादा एफिशिएंसी उसकी होगी। और जिन आर्गन को वो इस्तेमाल नहीं करते अकॉर्डिंग टू लामार्क, वो क्या होगी, वो या खत्म हो जाएगी या वो विस्टीजल बन जाएगी, फंक्शनल लेस बन जाएगी। ये अब इसके हवाले से मैं फिर लास्ट में आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तीसरा अहम पोस्टुलेट लामार्क का ये था कि ड्यूरिंग लाइफ किसी भी स्पीशी को जो भी कैरेक्टर हासिल हो जाता है, ख्वाह वो एक्सीडेंटली हो, ख्वाह वो नॉन एक्सीडेंटली हो, ख्वाह वो डिजीज के थ्रू हो, ख्वाह वो नॉन डिजीज के थ्रू हो, यानी इन्वायरमेंट में किसी भी चेंज की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म में कोई कैरेक्टर एडाप्ट हो जाता है, तो यही कैरेक्टर आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, इसके अलावा कोई कैरेक्टर नहीं जाएगा। तो लामार्क ने अपने इस थ्योरी को कुछ एग्जाम्पल के जरिए साबित करना चाहा। इवोल्यूशन ऑफ जराफ, यानी जराफा एक एनिमल है जो कि आजकल हमें लंबे गर्दन और जो फ्रंट लेग है वो बहुत ज्यादा ऊंचे है, टालिस्ट जराफ हमें नजर आते हैं। लामार्क के मुताबिक किसी वजह से माहौल में जमीन पर घास फूस खत्म हो गया तो इन जराफा की स्पीशी ने दरख्तों के पत्ते खाना शुरू किए, जिनकी वजह से वो जराफा जिन्होंने दरख्तों के पत्ते खाना शुरू किए तो वो जराफा आज हमें मिलते हैं, और जो नहीं खा रहे थे, नहीं खा सकते थे, तो वो खत्म हो गए, एक्सटेंड हो गए। ये एक मिसाल। दूसरा मिसाल एवोल्यूशन ऑफ स्नेक, यानी सांप का पाँव का इस्तेमाल की वजह से वो पाँव को लेग को इस्तेमाल नहीं करते थे, प्रीडेटर की वजह से सुराखों में रहते थे, जिसकी वजह से उसने अपने पाँव का इस्तेमाल तर्क कर दिया। अब तर्क करने के बाद वो एक नए जनरेशन में फिर क्या हो गया, वो खत्म हो गए। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल कीवीज के हवाले से, वो कहते हैं कि कीवीज वो परिंदा है जिसके पर है लेकिन वो अपने परों को उड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसकी वजह से कुछ सालों के बाद, कुछ टाइम के बाद कीवीज अब नहीं उड़ सकता क्योंकि उसने अपने परों का इस्तेमाल तर्क किया। ठीक है। इसके बाद हार्स फुट है। हार्स फुट में भी यही चीज है कि भाई हार्स चूंकि पहाड़ों पर सख्त सख्त जगहों पर गुजरता रहता था, तो उसमें भी यही चीज है कि उसकी वजह से उसका नीचे जो हिस्सा है वो सख्त हो गई एनवायरनमेंट की वजह से। लॉस ऑफ टीथ एंड व्हील, इसी तरह एक व्हील मछली है जिसमें टीथ, वो उसने टीथ का इस्तेमाल तर्क कर लिया, जिसकी वजह से उसकी टीथ भी खत्म हो गए नेक्स्ट जनरेशन में। ये लामार के कुछ एग्जाम्पल थे। अब जी चूंकि आपको पता है कि लामार की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इतनी वैलिड नहीं है तो उस पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आ गए, तो कुछ ऑब्जेक्शन मैंने आपके सामने लिखे हैं। एक, म्यूटेशन ड्यू टू एक्सीडेंट्स और डिजीज आर नॉट इनहेरिटेड। ये बात याद रखिए कि जब भी कोई चेंज आ जाए, जीन में चेंज आए या बॉडी में चेंज आए, कभी भी एक्सीडेंटली या बीमारी की वजह से या हादसाती जो तब्दीलियां होती है वो कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती बल्कि वहां पर ही रहती। इसका बड़ा खूबसूरत मिसाल है कि मिसाल के तौर पर ड्यूरिंग लाइफ टाइम, खुदा न करे डियर स्टूडेंट, किसी का हाथ कट जाता है कैंसर की बीमारी की वजह से, अब उसके बच्चों में तो हाथ होगा ना, ये जर्नल ऑब्जर्वेशन की बात है। लामार कह रहा है कि नहीं होगा। दूसरी बात, बोरिंग ऑफ होल इन एयर एंड नोज, आपने खानाबदोश लोगों को देखा होगा कि उसके बच्चों के अक्सर ख्वाह मेल हो या फीमेल हो, उसके कानों में और नाक में सुराख होते हैं, लेकिन जब उसके बच्चे पैदा होते हैं, साल हर साल ये प्रैक्टिस जारी रहता है, लेकिन जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें ये सुराख नहीं मिलता। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि एक्वायर कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते। ये लामार्क ख्वाह एक्सीडेंटली हो, ख्वाह वो इत्तेफाकी हो, ख्वाह डिजीज के जरिए हो। तीसरा जी एग्जाम्पल क्या है
कि एक्वायर कैरेक्टर सिर्फ वही ट्रांसफर होंगे। अब जी हमारे बॉडी में दो किस्म के सेल है, एक सोमेटिक सेल है जिसको हम बॉडी सेल कहते हैं जो बॉडी के ग्रोथ में हिस्सा लेते हैं, जबकि दूसरा जर्म सेल है जो बॉडी के रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब जो जर्म सेल में जो कैरेक्टर एक्वायर हो जाता है वो नेक्स्ट जनरेशन में लाजमी तौर पर जाएंगे, जबकि बॉडी सेल में जो करेक्टर ड्यूरिंग लाइफ टाइम एक्वायर हो जाते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में आपको नहीं मिलेगी। ये तीसरा ऑब्जेक्शन था जो कि लामार्क उसका जवाब नहीं दे सका। तो इन ऑब्जेक्शन की वजह से लामार्क्स की थ्योरी नाकामी की तरफ चली गई और डार्विन ने आकर एक नया सफ़र शुरू किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डार्विन के हवाले से कि उसने किस तरह काम शुरू किया वो वीडियो आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको यहाँ पर किसी भी कंसेप्ट में लामार्किज्म में कोई भी कमी बेशी नज़र आए लाजमी तौर पर कमेंट्स में निशानदही करें। इंशाअल्लाह मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।